रिकॉर्ड हो गया। तो बेटा प्रोफेशनल गेन के साथ असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल आ जाती है। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है कई बार, क्योंकि और पीछे तो बनता नहीं, पीछे तो बिजनेस इनकम ही निकालनी होती है सेकंड यूनिट में। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको करेंगे प्रोफेशनल गेन निकालना सीखेंगे। प्रोफेशनल गेन निकालना है तो ऊपर लिखते हैं प्रोफेशनल रिसीट्स, उसमें से लेस कर देते हैं जितने प्रोफेशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं। अगर हम इसको डॉक्टर के हिसाब से सोचें तो फीस एट क्लिनिक, तो जो क्लिनिक पे पेशेंट को चेक किया उसकी फीस लेंगे। फिर वो विजिटिंग फी लेते हैं, किसी के घर विजिट किया तो भी फीस लेंगे, विजिटिंग फीस। और अगर उसने किसी को चेक करने के लिए या किसी और हॉस्पिटल में टाई अप करा तो वहां भी विजिट करता होगा, वहां की विजिटिंग फीस, दोनों प्रोफेशनल रिसीट्स हैं। फिर तीसरा हो सकता है वो सेल ऑफ मेडिसिन भी आप करता हो, सेल ऑफ मेडिसिन अपनी ही, वो कई डॉक्टर करते हैं ना कि अपने वहां से। फिर कोई और ऑपरेशन वगैरह कर दिया, छोटा मोटा सर्जरी ऑपरेशन चार्जेस वो भी ले लेगा। तो वो सारी उसके अपने ऑपरेशन या सर्जरी सर्जरी चार्ज सर्जरी चार्जेस ये लिए बेटा, ये कलेक्ट किया, डॉक्टर की इनकम है ये जो आया। इसके अलावा वे रेस में जीत गया, किसी ने गिफ्ट दे दिया, हाँ गिफ्ट फ्रॉम क्लाइंट्स आ गए, वो भी आएंगे। किसी को बचा लिया मरते हुए को, वो मर रहा था सड़क पे पड़ा था, डॉक्टर ने जाते बचा लिया कि चल, वो कहते जी मैं आपको फीस तो दूंगा दूंगा, आपने मेरी जान बचा ली है, उसके अलग से पैसे भी दूंगा, गिफ्ट लेके आया, महंगी वाली गाड़ी दे गया गिफ्ट। तो गिफ्ट फ्रॉम क्लाइंट्स ये भी प्रोफेशनल रिसीट्स में आएगी। हाँ गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव है वो नहीं आएंगे। तो ये मेरी कुछ प्रोफेशनल रिसीट्स की मैंने एक छोटा सा ग्लिम्सिस बनाया। एक्सपेंसेस क्या हो सकते हैं, रेंट ऑफ क्लिनिक होएगा, रिपेयर ऑफ क्लिनिक अगर डॉक्टर करवा रहा है तो वो भी होएगा, अगर ओनर करा रहा है फिर नहीं आएगी। डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट परचेज, डेप्रिसिएशन लगेगी। डेप्रिसिएशन ऑन कार, जिस कार से आता जाता है उसकी। और अगर कार एक कार है तो फिर हम जितने परसेंटेज यूज हो रहे हैं कार आप जानते हैं इसके ऊपर 15% होती है, मैं इधर लिख देता हूँ याद रहे आपको। 15% कार के ऊपर, डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट के ऊपर भी एट द रेट ऑफ 15% होता है डेप्रिसिएशन। बुक्स खरीदी है, बुक्स के ऊपर लगेगी 40%, अगर पढ़ने के लिए कई बार पढ़नी पड़ती है, जर्नल्स खरीदने हैं, डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स। तो अगर बुक्स खरीदी है, बुक्स की पूरा नहीं वैल्यू लेनी, सिर्फ डेप्रिसिएशन लेनी है बेटा, एट द रेट ऑफ 40% होती है बुक्स के ऊपर डेप्रिसिएशन। तो हर एक की रेट आपको स्पेसिफाइड है। सर्जिकल इक्विपमेंट्स हैं तो यहाँ पर हम इक्विपमेंट और सर्जिकल इक्विपमेंट दोनों जोड़ लेते हैं, तो इक्विपमेंट भी हो जाएगा, सर्जिकल इक्विपमेंट भी हो जाएगा, ये हमारा दोनों हो जाएगी। और सैलरी पेड टू स्टाफ ये भी आ जाएगी, सन्ड्री एक्सपेंसेस भी आ जाएंगी। अगर कैश बेसिस पर कर रहे हैं, दो बेसिस होते हैं, ड्यू बेसिस पे और कैश बेसिस, ये भी अभी समझाता हूँ। पहले हम अगर कैश बेसिस पर कर रहे हैं तो मेडिसिन परचेज लिखेंगे, इधर वाले में मेडिसिन परचेज आएगा बेटा, यहाँ पर लिखेंगे इसे मेडिसिन परचेज, ये यहाँ पर। और जब दूसरे में कर रहे हैं तो उसमें मेडिसिन कंज्यूम्ड लिखेंगे ड्यू बेसिस पे। ये ड्यू बेसिस वाले में यहाँ पर मेडिसिन कंज्यूम्ड लिखते हैं। मेडिसिन कंज्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। जब कैश बेसिस में है तो स्टॉक्स आर इग्नोर्ड, जो ओपनिंग स्टॉक है क्लोजिंग स्टॉक है स्टॉक्स आर इग्नोर्ड, ये इग्नोर कर देंगे। कैश बेसिस की बात कर रहा हूँ बेटा। अब ड्यू बेसिस पे ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक कंसीडर करते हैं। और फर्क क्या है, कैश बेसिस और ड्यू बेसिस, डेप्रिसिएशन दोनों में आएगी, डेप्रिसिएशन में कोई फर्क नहीं है। यहाँ पर ये नहीं आएगा, इसको क्रॉस कर देते हैं कि यहाँ नहीं आएगा, क्रॉस आइए, और इधर ये नहीं आएगा बेटा। तो इधर हमारे पास ये इसमें नहीं आएगा, एक में आता है, दोनों तरफ अलग अलग। तो हमारे पास रेंट ऑफ क्लिनिक है, तो रेंट ऑफ क्लिनिक यहाँ पर हम पेड प्लस आउटस्टैंडिंग दोनों लेंगे ड्यू बेसिस पे। पेड प्लस आउटस्टैंडिंग ड्यू बेसिस जैसे हम उसमें सैलरी में करते थे, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन वाला वो ड्यू बेसिस पे था, लेकिन कैश बेसिस में सिर्फ इंटरेस्ट पेड लेते हैं। इसी तरह रिपेयर ऑफ क्लिनिक यहाँ पर पेड एंड आउटस्टैंडिंग दोनों लेंगे। फीस एट क्लिनिक, जो इनकम की तरफ चलते हैं, फीस एट क्लिनिक जितनी रिसीव्ड है, RECD रिसीव्ड, प्लस जितनी ड्यू है आउटस्टैंडिंग है ड्यू, वो भी ले लेंगे। कैश बेसिस पे सिर्फ रिसीव्ड लेंगे, रिसीव्ड चाहे करंट फाइनेंशियल ईयर की हो, चाहे प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की हो, चाहे नेक्स्ट, रिसीव्ड होनी चाहिए, रिसीव्ड ड्यूरिंग 24/5, रिसीव्ड जो हमारा प्रीवियस ईयर है,
रिसीव्ड ड्यूरिंग 23-24, सारी चीजें ड्यूरिंग 23-24, जितना 23-24 में मैंने ये इनकम्स रिसीव की हैं वो लेनी है। वेदर ड्यू पे पिछले की हैं, इस साल की हैं, नॉट ए कंसीडर। लेकिन जब ड्यू बेसिस में लेते हैं तो ड्यू फॉर द करंट प्रीवियस ईयर, ड्यू फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24, वेदर रिसीव्ड और नॉट, वेदर रिसीव्ड और नॉट, ये है हमारा ड्यू बेसिस पे। कैश बेसिस पे सिर्फ रिसीव्ड वाली लेते हैं, इधर पेड प्लस आउटस्टैंडिंग लेते हैं। पेड ड्यू फॉर फाइनेंशियल ईयर वेदर पेड और नॉट पेड, यही वाली सेम जो ऊपर लिखे ना लाइन बटा, यही वाली लाइन लगेगी हमारी। ये पेड की जगह रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड, रिसीव्ड की जगह पेड और नॉट, वेदर पेड और नॉट पेड। और इधर जितनी पेड है एक्चुअली पेड ड्यूरिंग द ईयर, बस यही फर्क है बेटा दोनों में, अदरवाइज देयर इज नो डिफरेंस। तो जितना हमने पे कर दिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 23-24 में वो कैश बेसिस, और ड्यू बेसिस में बाकी कोई फर्क नहीं होता, सिर्फ ये दो चीजों का फर्क होता है। एक इसमें आउटस्टैंडिंग कंसीडर करते हैं ड्यू बेसिस में, इसमें आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड कंसीडर नहीं करते हैं, रिसीव्ड लेते हैं सिर्फ। इधर ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक कंसीडर करते हैं ड्यू बेसिस में, और उधर परचेज लेते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक्स आर इग्नोर्ड। ये बेटा बेसिक फर्क है। अब हम क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर। तो बेटा ये वाला क्वेश्चन हम करने लगे हैं, स्क्रीन पे आप देख ही रहे हैं कि क्वेश्चन इज देयर, बिल्कुल क्लियर कट क्वेश्चन नजर आ रहा है हमें। तो सबसे पहले बेटा हमें नजर आ रहा है ओपनिंग बैलेंस, ये रिसीट एंड पेमेंट दिया डॉक्टर आनंद रेड्डी ने। जब रिसीट एंड पेमेंट दिया तो कैश बुक की तरह ही होता है ये भी। इधर डेबिट साइड पे रिसीट्स होती हैं, लिखा भी है देखो रिसीट्स, और क्रेडिट साइड पे आप देख रहे हैं हमें लिखा होएगा पेमेंट्स, राइट जी। तो ओपनिंग बैलेंस, ये ओपनिंग कैश बैलेंस है, इसका कुछ नहीं करना, इग्नोर करना है। कैसी क्लोजिंग कैश बैलेंस भी होएगा ये वाला बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस ये भी छोड़ देना, कैश के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस कुछ नहीं किया मैंने। फीस एट क्लिनिक ये आ जाएगी, ये प्रोफेशनल रिसीट है, ये ऐड हो जाएगा ऊपर। सैलरी रिसीव्ड फ्रॉम मेडिकल कॉलेज पार्ट टाइम, ये सैलरी हेड में जाएगा बेटा, यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। लाइफ पॉलिसी मेच्योर्ड ये कहीं पर भी नहीं आएगा क्योंकि ये एग्जाम्प्ट होती है, मैं काट ही देता हूँ, एग्जाम्प्ट है। इसको नीचे नोट लिख सकते हो कि दिस इज टोटली एग्जाम्प्ट, अपनी नॉलेज के लिए। डिविडेंड फ्रॉम म्यूचुअल फंड अदर सोर्सेज में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ये भी अदर सोर्सेज में जाएगा। एफडी विद कंपनीज ये भी अदर सोर्सेज में जाएगा। एफडी विद एसबीआई ये भी अदर सोर्सेज में जाएगा। सेविंग बैंक इंटरेस्ट है ये अदर सोर्सेज में भी जाएगा, और 80 टीटीए की डिडक्शन भी मिलेगी। सेविंग बैंक अकाउंट की एफडी से इंटरेस्ट आ रहा हो, पोस्ट ऑफिस से हो या कोऑपरेटिव सोसाइटी से हो, तो आपको सेविंग बैंक की डिडक्शन मिलती है 80 टीटीए में। ये डबल, सारा सारा पहले क्वेश्चन पढ़ लेंगे फिर कर देंगे, फिर तो कर ही लेंगे। रेंट ऑफ क्लिनिक ये माइनस हो जाएगा, प्रोफेशनल एक्सपेंसेस है। रिपेयर ऑफ क्लिनिक ये भी प्रोफेशनल एक्सपेंसेस है। परचेज ऑफ इक्विपमेंट पे डेप्रिसिएशन लगेगी 15%, ये पूरा नहीं माइनस होता, इसकी डेप्रिसिएशन लगती है। सैलरी पेड टू स्टाफ ये प्रोफेशनल एक्सपेंस है, माइनस कर देंगे। सन्ड्री एक्सपेंसेस ये भी हमारे प्रोफेशनल एक्सपेंसेस हैं, ये भी माइनस हो जाएंगे। परचेज ऑफ मेडिसिन अगर कैश सिस्टम पे है तो यही लेंगे, इसने लिखा डॉक्टर रेड्डी इज फॉलोइंग कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, अगर कैश बुक दिखी हो तो कैश सिस्टम ही होता है। लेकिन अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर या रिसीट एंड पेमेंट गिवन है तो फिर ड्यू बेसिस पर मान कर चलते हैं, फिर हम उसको, ठीक है जी, वो देख लेना बेटा। ही स्टेज इन ए न्यू हाउस ये तो बाद में पढ़ेंगे, पहले ऊपर चलते हैं। परचेज ऑफ मेडिसिन ये आ जाएगा, इसका ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक इग्नोर कर देंगे, क्योंकि जब ये गिवन होते हैं तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक पर मेडिसिन इग्नोर करते हैं कैश बेसिस पे, ये मैं काट देता हूँ, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दिया है। अगर ड्यू बेसिस पे होता तो ये ओपनिंग क्लोजिंग को कंसीडर करके मेडिसिन कंज्यूम निकालते, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन प्लस परचेज ऑफ मेडिसिन माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन। एचडीएफसी का हाउसिंग लोन रीपे किया है, हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल पे किया है, 80C में डिडक्शन मिलती है। हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल अमाउंट रीपे करो। इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन पे किया है, ये हाउस प्रॉपर्टी में डिडक्शन होती है, 24B लगेगा। टैक्सेस इनकम टैक्स पे किए हैं, ये पर्सनल है, ये आएंगे नहीं, कहीं पर नहीं आएंगे, इसको काट देंगे।
हाउस प्रॉपर्टी टैक्स पे किया है, ये हाउस प्रॉपर्टी में जीएवी में से माइनस होएगा। इन्वेस्टमेंट इन मैग्नम सर्टिफिकेट किया, ये 80C की डिडक्शन है। कंट्रीब्यूशन टू पीपीएफ करा है, ये भी 80C में जाएगा। प्रीमियम ऑन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी दिया है, 80C जाएगा। डिपॉजिट इन नेशनल सेविंग स्कीम करा, 80C आएगा। लोन टू फ्रेंड दिया, ये कहीं नहीं आएगा, ये तो पर्सनल अरेंजमेंट है। पर्सनल एक्सपेंसेस भी नहीं आएंगे, क्योंकि हमने प्रोफेशनल रिसीट और प्रोफेशनल एक्सपेंसेस देखने थे, वो सारे देख लिए, मैंने साथ ही बता दिया है कि को इसकी ट्रीटमेंट कैसे होनी है। आप पेपर में भी अपनी पेंसिल से ये मार्क कर लें, ताकि आपका कहीं गलत ना हो जाए। भी इसका 80C मिलेगा, इसका ये होएगा, सारा अपना फिट कर लो पहले एक ही बार में। He stays in a new house which he purchased on 31st March 22. For this purpose, he borrowed rupees 80,000 from Housing Development Finance Corporation. The annual letting value of the house is 24,000. इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, इससे सिर्फ इतना ही पता लगा कि ये सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है। इंटरेस्ट और वो तो प्रिंसिपल ऊपर दे ही रखा था उसने। मैग्नम सर्टिफिकेट्स आर नोटिफाइड अंडर द इक्विटी सेविंग स्कीम अंडर सेक्शन 80C, ये हमने पहले ही मान लिया। LIC प्रीमियम दिया था, तो LIC की पॉलिसी दे रखी है 1 लाख। 1 लाख का 10% और 8510, ये रहा 8510, विच एवर इज लोअर लेते हैं बेटा हम। तो आप देख रही हैं ये 8510 है, ये 1 लाख का 10% हो जाएगा। मिस्टर रेड्डी गॉट ए लॉटरी प्राइज ऑफ 60,000, ही हैज नॉट शोन इन द बुक रिसीट एंड अकाउंट, तो ये अदर सोर्सेज में आएगा। वैसे भी उसने वहां शो नहीं कर रखा, तो बहुत ही अच्छा करा है। तो ये आ गया बेटा। ये सारे को अब हम सेट करके पहले प्रोफेशनल गेन निकालते हैं। ये मैं रब कर देता हूँ सारा, और हम इसके साथ साथ वी विल बी डूइंग दी क्वेश्चन। नीचे बना हुआ है हमारा। प्रोफेशनल रिसीट सिर्फ एक ही आई थी बेटा, आप देख ही रहे हैं। हमारी सिर्फ एक ही प्रोफेशनल रिसीट आई, 2,80,430। फीस एट क्लिनिक ये लिख ली। फिर हमने लिखा रेंट ऑफ क्लिनिक, रिपेयर ऑफ क्लिनिक, डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट, सैलरी टू स्टाफ, सन्ड्री एक्सपेंसेस, और परचेज ऑफ मेडिसिन है। कैश बेसिस पे मेडिसिन 12,700 लेते, अगर ड्यू बेसिस पर होता तो फिर बदल जाती फिगर। अब ये कैश बेसिस पर है, इसलिए इसको हम ऊपर ब्रैकेट में लिख देता हूं कि आपकी नॉलेज के लिए कैश बेसिस है। दिस इज ऑन कैश बेसिस। या तो अब आपका ये आ गया प्रोफेशनल गेन। फिर हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है, वो सिर्फ 10,000 रुपये। ये जो इंटरेस्ट HDFC हाउसिंग लोन पे करा था, ये तो 80C में मिलेगी। इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन 10,000 ये पे करा। सेल्फ ऑक्यूपाइड में तो सिर्फ वही होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन, वो डिडक्शन दे दी 10,000 की। सैलरी मिली पार्ट टाइम लॉ लेक्चरर से, जहां से मर्जी मिले सैलरी, पार्ट टाइम है फुल टाइम है, सैलरी हेड लगेगा। तो 2,18,000 हो गई, माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दी 15,000, तो ये सैलरी इनकम आ गई 168,000। फिर अदर सोर्सेज की इनकम निकाली बेटा, लॉटरी बिल्कुल लास्ट में लिखी हुई थी, वो 60,000 ले ली। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स थे, 4 तरह के इंटरेस्ट थे, और एक डिविडेंड फ्रॉम यूनिट्स ऑफ यूटीआई था 27। ये सारा जोड़ लिया, सारा जोड़ के 74,130 आ गया। और ये चारों हेड्स की इनकम जोड़कर हमारी ग्रॉस टोटल इनकम आ गई। फिर सिर्फ इसको 80C और 80 TDA की डिडक्शन थी, जो हमने ऊपर से पढ़ा था। 80 TDA की डिडक्शन तो ये रही 730। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट्स ये दे दी 730। और जो बाकी रह गई बेटा, रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, मैग्नम सेविंग सर्टिफिकेट जो खरीदे थे 30,000 वो हो गया। डिपॉजिटेड इन नेशनल सेविंग स्कीम 10,000 ये हो गया। कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीपीएफ करी 23,000 ये हो गया। और LIC प्रीमियम पेड करा 8510। तो ये सारा करके हमारा इतना आ गया 88,150। और ये 730 दोनों लेस कर दी, तो हमारी टोटल इनकम आ गई 3,24,550। और इसके ऊपर अगर टैक्स निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं बड़े इजीली। 60,000 रुपये पहले हम लॉटरी पे लगाएंगे 30%, जो बाकी बच जाएगा उस पर स्लैब लगाएंगे, वो आप अपने आप करेंगे, और उसके ऊपर सरचार्ज नहीं लगेगा। रिबेट मिलेगी तो रिबेट आपने देख लेनी है कितनी मिलेगी। तो ये असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल का क्वेश्चन नंबर 15 है। ये भी प्रोफेशनल की तरह ही करेंगे बेटा, हम इसका प्रोफेशनल गेन निकालेंगे और प्रोफेशनल की तरह ही करेंगे, पर ये तो आपने करना है, मैं इसको समझाने लगा हूँ आपको प्रॉपर तरीके से। क्वेश्चन नंबर 15 है, मैं एक एक चीज इसकी एक्सप्लेन करने लगा हूँ बेटा आपको। इधर हम लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। A musician and playback singer entrust his accounts to you for preparation of return of his income for the assessment year 24-25. From an analysis of bank accounts, you notice the following. तो प्रोफेशनल रिसीट्स हम जोड़ते चले जाएंगे, प्रोफेशनल एक्सपेंस माइनस करते जाए। प्रोग्राम रिसीट्स हैं, ये प्लस कर देंगे।
ये प्रोफेशनल रिसीट है। रिसीट फ्रॉम फिल्म प्रोड्यूसर्स एंड कंपनीज, ये भी प्लस कर देंगे। रॉयल्टी रिसीव्ड फ्रॉम कंपनीज ऑन रिकॉर्ड सोल्ड, मीका ने वो गाना गा दिया तो रॉयल्टी मिलेगी उसे। एक और जगह पे है यहाँ पर लास्ट में, कंसर्ट रिसीट्स ऑफ द टूर ऑफ ईस्टर्न इंडिया रीजन, ये भी ऐड हो जाएगा, ये भी इसकी प्रोफेशनल रिसीट है। इसके बाद एक्स आल्सो ट्रेन डिसाइपल्स इन हिज स्पेयर टाइम एंड इन द रेलिवेंट ईयर ही कलेक्टेड फ्रॉम सच डिसाइपल्स 12,000 इन कैश, ये भी उसकी प्रोफेशनल रिसीट है। तो ये सिंगर लोग ऐसे ही कमाते हैं, आपको पता है ये सारी बातें, सारी बताने की जरूरत भी नहीं होती। अब ये माइनस करेंगे, इसके हमने प्लस किए सारे ब्लू इंक से, माइनस करेंगे, सॉरी माइनस करेंगे ब्लू इंक से। तो अब इसमें देखना एक्सपेंसेस कौन से हैं, जो बाकी वो छोड़ देंगे क्योंकि अब P&L तो बनाया नहीं, तो अब हमें सिर्फ वो निकालने हैं जो इसके प्रोफेशन से रिलेटेड खर्चे हैं। ये आ गया, कॉस्ट ऑफ ट्रेन एंड एयर टिकट्स फॉर ए पार्टी टेकन बाय ए ऑन एन कंसर्ट टूर ऑफ कोलकाता, शिलोंग एंड गुवाहाटी, ये प्रोफेशनल एक्सपेंस हो गया। पेमेंट टू अकम्पनिंग आर्टिस्ट, वो जो तबला बजाने वाले ले गया, जो ढोलकी बजाने वाले साथ ले गया, उनके भी तो खर्चे होंगे, उनको पैसे भी दें। फिर मोटर कार एक्सपेंसेस, कार यूज टू अटेंड कंसर्ट्स, रिकॉर्डिंग सेशंस, ये भी माइनस हो जाएगा, कार रखी हुई है उसका खर्चा। रेंट पेड हाफ ऑफ द प्रीमिसेस यूज्ड फॉर प्रोफेशनल पर्पसेस, ये जितने भी ये होते हैं हमारे आर्टिस्ट लोग, ये एक दो कमरे ना अपने उसमें बना लेते हैं बेटा, एक कमरा तो स्टूडियो ही बनाते हैं ताकि रिकॉर्डिंग करी जा सके घर पे ही। तो मेरा है कोई नोन, तभी मुझे पता है। तो इसका हाफ हम ऐड कर माइनस कर देंगे, आधा घर के लिए आधा ऑफिस के लिए, तो ये हाफ हो जाएगा। हमें तो अपनी सारी चीजें सही रखनी है। आगे, एक्सेस फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इन एंसेस्ट्रल विलेज, और 5,000 की इनकम आई। ये जो एग्रीकल्चर इनकम आई, ये टैक्स निकालते हुए काम आएगी एंड में, जब असेसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इनकम विद नॉन एग्रीकल्चर इनकम करते हैं, वो वाला स्टेप आएगा। हिज फादर हैज लेफ्ट हिम सम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑन विच ही कलेक्टेड इंटरेस्ट, तो ये बेटा ये दूसरे से, अब ये हमारे ये वाला प्रोफेशनल गेन निकल आएगा बेटा इसमें। जब आपका प्रोफेशनल गेन निकल आएगा ना, फिर आप इसके बाद जो बेटा अगला पार्ट करेंगे, अदर सोर्सेज की इनकम निकालेंगे। तो जो हम अदर सोर्सेज की इनकम कैलकुलेट करने लगे हैं, वो हम ब्लैक इंक से डिपिक्ट करेंगे कि अदर सोर्सेज है। ये आ जाएगा हमारे पास, अमाउंट फ्रॉम LIC ऑन मेच्योरिटी ऑफ पॉलिसी, ये बेटा एग्जाम्प्ट होता है। मेरी LIC पॉलिसी मेच्योर होगी तो ये पैसा मिल गया, ये एग्जाम्प्ट है, ये कहीं नहीं आएगा, EX लिख देता हूँ, एग्जाम्प्ट। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, ये आ जाएगा अदर सोर्सेज में, इसकी डिडक्शन भी मिलेगी 80 TTA की। अगर सीनियर सिटीजन होएगा तो ज्यादा मिलेगी, TTP भी मिलेगी, मेरे ख्याल सीनियर सिटीजन नहीं है तो 80 TTA में मिलेगी। कितनी मिलती है आप सभी जानते हैं, मैक्सिमम अप टू ₹10,000। तो 80 TTA की डिडक्शन मिलेगी मैक्सिमम 10,000, क्योंकि इससे ज्यादा होगी ना बेटा। फिर इसके बाद आ गया इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट विद बैंक्स, ये भी अदर सोर्सेज में जाएगा। LIC प्रीमियम पेड ऑन द पॉलिसी ऑफ द वाइफ, पॉलिसी ली थी 2005 में, 2012 1 अप्रैल 2012 से पहले लिया है, तो हमारी डिडक्शन मिलती है 20% ऑफ सम एश्योर्ड, तो 2 लाख का 20% 40,000 और 22,500, तो ये 22,500 की डिडक्शन मिल जाएगी 80C में। LIC प्रीमियम पेड ऑन ए पॉलिसी ऑफ ऑन हिज ऑन नेम, 1 लाख का 10% और 8,000 विच एवरेज लोअर, तो 8,000 आ जाएगा 80C। डिपॉजिटेड इन पब्लिक प्रोविडेंट फंड, 80C की रिडक्शन मिलेगी फिर 10,000 की। बस मेरे ख्याल सारे पॉइंट्स हो गए, कुछ रहता नहीं क्या। सारे हो गए बेटा। ये सारा करके बेटा, ये इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज है 11,200, ये रहेगा लास्ट में, ये ऐड कर देंगे, ये अदर सोर्सेज का है, ये भी ऐड करके बेटा आपकी आ जाएगी। और इसके बाद टोटल इनकम निकाल लेनी है, डिडक्शंस मैंने बीच में ही करा दी। जब टोटल इनकम आपकी आ गई बेटा, उसके बाद आपने एक छोटा सा काम और करना है कि इसका टैक्स निकालना है। जब टैक्स निकालेंगे तो इसकी एग्रीकल्चर इनकम है, आपको बताया था व्हेन एग्रीकल्चर इनकम एक्सीड्स 5,000 तो इंटीग्रेट होती है, 5,000 है तो एग्रीकल्चर इनकम की इंटीग्रेशन नहीं होगी, सिंपल टैक्स निकालना है। अगर ये 6,000 होती तो फिर हम इंटीग्रेशन करते। एग्रीकल्चर इनकम शुड बी मोर देन 5,000 एंड नॉन एग्रीकल्चर इनकम शुड बी मोर देन एग्जम्प्टेड स्लैब, देन ओनली इंटीग्रेशन होती है। अगर आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्टेड स्लैब से
एक्सीड नहीं करती है, तो एग्रीकल्चर इनकम करोड़ों में होए, तो फिर आप एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स होते हैं। एग्रीकल्चर इनकम आपकी करोड़ों में होए, नॉन एग्रीकल्चर इनकम आपकी 2.5 लाख से ऊपर नहीं है, तो देयर विल बी नो टैक्स। सो सिंपल। तो ये बेटा आपने हमेशा ध्यान रखना है, इसको प्रेजेंट करके भेजना है मुझे। क्वेश्चन में बेटा एक छोटा सा एरर है, मैंने आप पहले आप बताया कि मैं इसमें मुझे लग रहा था कि एरर होएगा। 4,000 का एरर था बेटा, मैं उसे ठीक करके दे रहा हूँ आपको। ये जो लिखा है ना मोटर कार एक्सपेंसेस, ये 24,000 की जगह ना 20,000 कर दो, तो आपका ठीक हो जाएगा। मोटर कार एक्सपेंसेस 24,000 को क्वेश्चन में काट कर आप इसको कर दें। मेरी हो गया, ये देखें मेरा हट गया, बाकी सारा हट जाएगा, ये रहेगा 20,000 कर दिया बेटा। अगर आप ये करेंगे तो आंसर सही आएगा, नहीं तो फिर 4,000 का फर्क आता रहेगा। तो अब हमने इसको आंसर को ठीक कर दिया, और ये बिल्कुल बेटा हमारा आंसर अब टैली कर गया। और इसी तरह हमने बाकी और क्वेश्चन भी करने हैं, ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो किसी भी तरह से।